गैलीलियो का एक थॉट था कि आप कभी भी किसी को सिखा नहीं सकते, सीखना उनको खुद को है। मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। घर वालों की गलती थी, दोस्त की गलती थी, लाइफ पार्टनर की गलती थी, लेकिन जब इंसान अपने खुद पे गलती ढूंढता है तो वही जिनसे प्यार करते हो, साथ में रहते हो, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते वो बिना अवेयर के ज़िंदगी से चले भी जाते हैं। जिनके पास सब होते हैं भी वो इस एक चीज़ के ऊपर फंसे रहते हैं जो उनके पास नहीं है। उसमें से एक पर्टिकुलर बहुत ही खतरनाक थॉट है सुसाइडल थॉट। अगर आप अपने आप को आंसर दे पाते हो और सेटिस्फाई आंसर दे पाते हो तो आप रेडी टू गो। मेरे को बहुत बुरा लगा उस टाइम, मतलब मेरी वजह से मेरे पापा को पहली बार कोई सुना के गया। 10th फ्लोर का था, मैं सीधे छत पे चला गया और एकदम पैर लटका के ऐसे बैठ गया मैं वहाँ पे, और बारिश गिर रहा है। मतलब बस एक पुश की ज़रूरत थी मेरे को। एक तांत्रिक के पास, उसमें ना वो एक उसको पीने के लिए खोपड़ी रखता है, फिर वो बोलता है ये इंसान की खोपड़ी है। वो जानते हैं कि ये मैं करूँगा तो मेरा लॉस होगा इसमें, लेकिन फिर भी सामने वाला इतने बार इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है, तो फिर वो ना नहीं बोल पाता है। इंसान जो प्रैक्टिस करेगा वो उसी में परफेक्ट हो जाएगा। चाहे वो कैसा भी हैबिट हो, वो नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पता चला बाद में, वो बहुत जगह ढूंढा, वो वहाँ भी आया था छत पे ढूंढने मेरे को, लेकिन लॉक देखकर वो चला गया। बस एक टाइल्स छोड़ दिया जानबूझ के, एक टाइल्स को बस छोड़ दिया उसने वहाँ पे। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज के हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनके पास सभी प्रकार के सर्वाइवल टूल्स के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स भी हैं। इनको नेचर में घंटों बैठा दो, ये बैठे रहते हैं, पानी में कूदते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। मेरी इम्यूनिटी में जितना भी बूस्ट आया है सब इन्हीं की देन है। यहाँ तक कि अपने 6 मंथ्स की बेबी को लेके आउटिंग पर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद भी इनके पास हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सर्वाइवल स्किल्स और लॉजिकल नॉलेज है। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द ऑन एंड ओनली रिक्की सरकार। नाइस टू मीट यू। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं हमेशा नेचर को लव करता था, हमेशा। जैसे जहाँ मैं बाहर था तो हमेशा ऐसा जगह ढूंढता था जिसमें मुझे थोड़ा सा पीस मिले, और मैं घंटों घंटों नेचर के साथ बिताता था। लेकिन जब बैक टू माई होम टाउन आया तो मुझे आप मिले, राहुल मिला, मतलब बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उसमें यू आर द यूनिक पर्सन दैट यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द नेचर। मैंने आपको देखा है कि आप 4-4, 5-5 घंटा नेचर में बैठे रहते हो बिना किसी की ज़रूरत के। ये इंसान 4-4, 5-5 घंटा बैठा रहता है नेचर में। मैं देखा हूँ ऐसा, और इनको बोर भी नहीं लगता। तो ये इंसान नेचर से बहुत कनेक्टेड है। इनका लॉजिकल दिमाग भी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का है। तो अभी नेचर से आप इतना कनेक्टेड हो तो मुझे एक बात बताओ, नेचर आपको पीस देता है, मैं समझता हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया आपको उतनी पीस नहीं देती जितना नेचर देता है। तो इस दोनों में आप डिफरेंट क्या चीज़ें देखते हो कि बाहर की दुनिया, बाहर का मौज मस्ती इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन नेचर करता है? क्यों? देखो, ये तो टाइम टू टाइम वाली बातें हैं। जैसे ऑब्वियसली अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, ऑफिस, ये सब तो करना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ कभी कभी ये करते करते माइंड इतना क्लटर हो जाता है कि लगता है कि थोड़ा एस्केप हो कहीं पे। कुछ ऐसा लगता है कि ये सब से थोड़ा सा दूर कहीं पे जाओ, एकदम आराम से बैठूं, जहाँ पे ये सारी थॉट्स ना आए। बिल्कुल मैं अपने ही धुन में रहूं। कुछ भी सोच रहा हो तो बस वही सोचूं, ऐसा नहीं कि फ़ोन आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ कोई बुला रहा है, कुछ क्या हो रहा है। तो बस वही अपने आराम से अपने धुन में बैठते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर बैठोगे तो सुनोगे अलग अलग टाइप की आवाज़ें सुनाई देगी यहाँ पे। जैसे आसपास देखोगे सराउंडिंग में, मतलब खो जाओगे यहीं पे। थोड़ी देर बैठोगे तो खो ही जाओगे यहाँ पे। मतलब काइंड ऑफ आपको नेचर में खोना अच्छा लगता है, बाहर की दुनिया से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पीस है, वही जो पहले ही बता दिया, पीस ऑफ माइंड। ओके, सो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान आया, बैठा नेचर में, उसको मतलब बिना टेक्नोलॉजी के, बिना हाथ में फ़ोन लिए, उसको कुछ ही मिनट में बोर लगने लगेगा। ऐसा मुझे लगता है। मैं कई बार ऐसा खुद एक्सपीरियंस भी किया हूँ, क्योंकि मैं मतलब टेक्नोलॉजी से हम इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि उसके बिना हमको बोर लगने लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता क्या?
ये ना बात है हैबिट की, मतलब इंसान जो प्रैक्टिस करेगा वो उसी में परफेक्ट हो जाएगा, या चाहे वो कैसा भी हैबिट हो। वो नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जैसे हम लोगों ने बचपन से यही प्रैक्टिस किया है अभी तक। शुरू शुरू में जब मैं भी आता था तो मेरे को भी थोड़ा देर हाँ ठीक है चलो घूम लिया ये, लेकिन जब आता था, रुकता था, बैठ के देखता था, सुनता था, तब धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा ये पीस क्या है। ये पीस शोर में तो मिलना मुश्किल है, खामोशी में आपको पीस मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है, बाहर की आवाज़ में अंदर की आवाज़ सुनने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जब बाहर की आवाज़ ना हो तब आप धीरे धीरे आप खुद भी शांत हो जाओगे, तब आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। और जैसे कि वही बता रहे थे टेक्नोलॉजी वाला, तो वही है हैबिट। अगर थोड़ी देर फ़ोन रख के बैठने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 10-15 मिनट बैठे, अच्छा लगा, फिर चले गए, फिर अगली बार आए तो अगली बार आपको आधा घंटा 1 घंटा और बैठ के अच्छा लगेगा। फिर एक टाइम आएगा कि आपको फ़ोन पकड़ने का मन ही नहीं करेगा। उस टाइम आप सोचोगे कब जाऊँ मैं दोबारा वापस। जैसे भी थोड़ा सा परेशान हो जाओगे आप वापस सोचोगे कब जाऊँ मैं वापस और बैठूँ बस आराम से। तब ये आराम की चीज़ है, नेचर भी एक बहुत आराम देने वाली चीज़ होती है। ये अपना रिकवरी जोन है, मान सकते हैं कि आप जो भी चीज़ों से परेशान हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको बैठ के सोचना है कुछ चीज़ें, आप यहाँ के रिकवर हो सकते हो नेचर की एनर्जी के साथ बैठ के। मतलब आप अगर नेचर में बैठे हो, बहुत सारी परेशानियां आपके नेचर से हल हो सकती है, एकदम लिटरली बोल रहा हूँ, सॉल्व हो सकती है। बट कुछ लोग को ऐसा लगता है कि शोर शराबा, मस्ती, ये सारी चीज़ें ही दुनिया है, इसी में ही इंसान खुश हो सकता है। नहीं, नेचर में भी आके इंसान अपना पीस ढूंढ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर की ज़िंदगी में नेचर कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। बट आओ हमारे इधर कभी, तो आपको पता चलेगा बेहतरीन दुनिया है। अगर किसी इंसान को आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता किसी काम को कैसे करना है। जैसे वो कुछ नॉलेज लेते, चाहे ऑनलाइन हो, बुक से हो, उस नॉलेज को लेने के बाद वो इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो आपसे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली अल्टर ईगो के बारे में। तो ये चीज़ क्या है? ये काइंड ऑफ आउट ऑफ द नेचर है। एक्चुअली ये मैं पढ़ा था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरे को उस टाइम साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं साइकोलॉजिकल बुक्स ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता था। तो पढ़ते पढ़ते एक फिनोमेना मेरे को वहाँ पे समझ में आया, अल्टर ईगो वाला। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हर कोई इंसान बचपन से जैसा पला बड़ा है, उसका एक माइंडसेट होता है, उसका एक बिहेवियर होता है। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करने का मन करता है, लेकिन आप वो चीज़ें कर नहीं पाते। जैसे कि कुछ लोग जैसे कभी ना नहीं बोल पाते, बहुत लोगों को उनको मन कर रहा है कि यहाँ नहीं जाने के, या कुछ चीज़ वो जानते हैं कि ये मैं करूँगा तो मेरा लॉस होगा इसमें, लेकिन फिर भी सामने वाला इतने बार इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है, तो फिर वो ना नहीं बोल पाता है ऐसे सिचुएशन में। और भी ऐसे कई सारे जगह पे, जैसे कि अल्टर ईगो को बहुत आर्टिस्ट लोगों ने भी यूज़ किया है, जैसे बियॉन्से, उसके बाद एमिनेम, जैसे एमिनेम का अल्टर ईगो स्लिम शेडी है। तो इस टाइप के बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने भी इसको यूज़ किया है। ये कब करते हैं, जैसे मान लो स्टेज में जाने से पहले उनको जो फियर आता है, उनको वो परेशान करता है, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, बेसिकली अल्टर ईगो होता क्या है, आपका एक डिफरेंट पर्सनालिटी, आपको एक अपना डिफरेंट पर्सनालिटी बनाना है। अच्छा। जैसे आप जो चीज़ करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको ये बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे हो। उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, ये एक्सेप्ट कर लिया आपने। मतलब पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका नेचुरल बिहेवियर क्या है। क्या है। ओके। उसके बाद आप अब इमेजिन करोगे अल्टर ईगो। जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा ना इजी भाषा में बोलता हूँ, सुपर हीरो। मान लो आपका एक सुपर हीरो, तो आप इमेजिन करोगे कि आपके सुपर हीरो के पास कौन सी पावर है, आप इसको इमेजिन करोगे। जैसे मान लो ना वाला जो एग्जांपल चल रहा था, ना बोलने वाली, तो आप एक ऐसे सुपर हीरो को इमेजिन करोगे जो ना बोल सकता है, जो रूडली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। ओके। रूडली चीज़ों को, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि आप कैसे हो। सेकंड पार्ट, आपको क्या चाहिए, किस टाइप का पर्सन चाहिए, किस टाइप का पर्सनालिटी चाहिए, उसको आपने माइंड में अच्छे से बिठा लिया। थर्ड पार्ट, उस पर्सनालिटी में अपने आप को रख के इमेजिनेशन करना है
ठीक है। कि ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा बिहेव करता है, ऐसा टाइप का सोचना है, अपने आप को ऐसा इमेजिनेशन करना है, ठीक है। अब उसके बाद अल्टर ईगो यहीं पे आता है। ये आपका जो दूसरा पर्सनालिटी है, जैसे जो आपको ये गिल्ट नहीं देगा, जैसे आप ये चीज़ करना चाहते हो लेकिन आप अटके हो, उलझे हो, नहीं कर पा रहे हो, या आपको कोई चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि ये करूँगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा। तो आप वहाँ पे अपने अल्टर ईगो को एग्जीक्यूट कर दो वहाँ पे। अब जो करेगा वो आपका अल्टर ईगो करेगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने तो कमांड दे दिया अपने अल्टर ईगो को, तो बस अब जो करेगा वो करेगा, ऐसा बोल के छोड़ दो उस पर। और आपने पहले से उसको इमेजिनेशन दे के उसको ट्रेन कर चुका है उस काम के लिए, तो बस वो कर देगा एग्जीक्यूट फिर। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने सुपर हीरो वाले जो वर्ज़न है, अल्टर ईगो वाला जो वर्ज़न है, उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई तू कर ले, मैं नहीं कर सकता, तू कर ले। जैसे कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, वो बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग। सो यू जस्ट लेफ्ट योर सेल्फ विद दैट पर्सनैलिटी कि आपका अल्टर ईगो अगर एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, भाई तू कर ले, मैंने तो नहीं किया है। आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, लेकिन आपका अल्टर ईगो वो चीज़ कर दे रहा है, और इससे शायद बहुत लोगों को सक्सेस भी मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली मैं बताया ना, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, एक्टर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आता है। वही मतलब बेसिकली अल्टर ईगो मतलब आपका एक सेपरेट वर्जन, जो वर्जन आपने खुद से बनाया है। जैसे अभी जो हम लोग वर्जन है, ये वर्जन हम लोगों ने खुद से अपने आप को नहीं बनाया, ये हमने अपने आसपास के माहौल से, जैसे धीरे धीरे बड़े हुए हम लोग, देखे सीखे, इस तरीके से हम लोग बन रहे हैं। लेकिन एक वर्जन आप अपना ऐसा ट्रेन कर सकते हो जैसा आपको वो चाहिए, आपका वर्जन। आप पहले उसको अच्छे से इमेजिनेशन करो, ओके। अच्छे से उसको पूरा अपने अंदर ढालो, उसको सोच के फिर एक ट्रिगर वर्ड बना लो, कुछ भी, या कुछ भी एक ट्रिगर बना लो कि इस टाइम में मुझे ट्रिगर करना है। ये ट्रिगर वर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को ट्रिगर में नहीं डालोगे ना, तो होगा क्या, अल्टर ईगो का सिचुएशन ऐसा होता है धीरे धीरे बाद में स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह भी डिजीज़ ये जो होते हैं, ये भी क्रिएट हो जाते हैं इससे कभी कभी। जैसे आप अगर ट्रिगर, हो सकता है कि आपका वो ईगो इतना ज़्यादा पावरफुल आपने बना दिया कि आपके इस ईगो को वो दबा के अब वही ओवर रूल कर रहा है, वो अपने मर्जी से ट्रिगर हो रहा है। तो उसके एक ट्रिगर पॉइंट बनाना चाहिए जिससे वो खुद से ट्रिगर हो, मतलब आपसे ट्रिगर हो। अगर आप कहीं भी फंसे हुए हो, चाहे ब्रेकअप से हो, चाहे कोई भी सिचुएशन में ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने अल्टर ईगो को एग्जीक्यूट कर दो। बट यू मस्ट नो कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपका अल्टर ईगो कौन से चीज़ों से ट्रिगर होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। वरना आपका अगर अल्टर ईगो आपके ऊपर ओवर रूल कर गया, तो आपका जो नेचुरल वर्जन है उसको आप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसके यूज़ करने से पहले इसका कॉशन थोड़ा जानना ज़रूरी है। इस दुनिया में बहुत लोग परफेक्ट होने के बाद भी उनको ज़िंदगी में कुछ कमी होती है। एक इंसान को सब मिल गया, दुनिया का हर चीज़ मिल गया, चाहे मनी के लेवल पे पैसा हो, बहुत अथाह पैसा मिला है उसको, या रिलेशनशिप के लेवल पे उस बंदे को बहुत अच्छी या अच्छा पार्टनर मिला है, या हेल्थ के लेवल पे वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कैरियर के लेवल पे वो बंदा बहुत हाई पोस्ट पे है, फिर भी उस बंदे को कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। अब देखो, ह्यूमन नेचर तो है ही है है ना। इसके पीछे एक कहावत था, मतलब एक तो वो वाला पुराना वाला, एक तांत्रिक के पास एक इंसान जाता है, तो उसमें ना वो एक उसको पीने के लिए खोपड़ी रखता है। तो अब उसमें जब उसको पीने दिया जाता है ना, तो उसमें कुछ भी डालता है वो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर डालता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ रहता है वो पर्सन कि ये क्या है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ ख़त्म हो जा रहा है। फिर वो बोलता है ये इंसान की खोपड़ी है। मतलब इसमें कुछ भी दोगे ना आप, कुछ भी डालोगे, हमेशा कम पड़ेगा, हमेशा। कभी भी आदमी पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं होगा ऐसे। लेकिन अगर थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव को चेंज करें, जैसे कि आपने एक कोर्स भी बीच में बनाया था डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे? इसके पीछे ना एक वो हुआ था, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसका भी एक रिसर्च हुआ था। मैं पढ़ रहा था उस टाइम साइकोलॉजी, तो ये भी मैं उस टाइम पढ़ा था। इसका नाम था द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अच्छा। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तो इसमें ऐसा है कि
एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाया, बहुत बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाया है, खर्चा किया, टाइल्स लगाए महंगे-महंगे और शावर वगैरह भी लगाया, मतलब जितना महँगा वो खर्चा कर सकता था उसने किया उसमें। बहुत बढ़िया सा बनाया एकदम 5 स्टार कैटेगरी का। वहाँ पे बस उसने एक टाइल्स छोड़ दिया एक जगह पर, बस एक टाइल्स छोड़ दिया जानबूझ के, एक टाइल। एक टाइल्स को बस छोड़ दिया उसने वहाँ पे, अच्छा। ठीक है? अब अलग-अलग लोगों को बुलाया गया, सब लोग आए, नहाए, ठीक है? मौज-मस्ती किए, अच्छा टाइम बिताया, सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छे-अच्छे क्लास वाले भी, रिच क्लास वाले भी आए, जिसको पैसे की कमी नहीं है। गरीब आदमी को भी बुलाया गया थोड़ा-सा, मतलब जो उसको मिडिल क्लास बोले तो, वो भी आया, वो भी किया, मतलब हर टाइप का, ऐसा नहीं है कि माइंडसेट सिर्फ़ एक पर्टिकुलर गरीब का है या मिडिल क्लास का या अमीर का है। तो सब टाइप के लोगों को बुलाया गया अलग-अलग। सबको एकदम जितने टाइप से हाँ, लोग हाँ, हाँ। हो सकते हैं, सबको वो करवाया फाइनेंशियली, गया। साइकोलॉजिकली, जितने हाँ, भी लोग। सक्सेसफुल लोगों को बुलाया गया, अनसक्सेसफुल लोगों को बुलाया गया। सबने वहाँ पे एन्जॉय किया, ठीक है। और सब जब वापस जा रहे थे, सबसे रिव्यू लिया गया कि कैसा लगा आपको ये वाला स्विमिंग पूल, कैसा लगा आपको? सबने जवाब दिया, मैक्सिमम लोगों ने, मतलब मैक्सिमम बोले तो 90 से ज़्यादा परसेंट शायद था। तो सबने जवाब वही दिया कि सब बढ़िया था, सब बहुत बढ़िया था, लेकिन वो जो एक ठो टाइल्स जो नहीं लगाया ना आप, वो लगाते तो अच्छा लगता। अच्छा लगता। वो एक टाइल्स पे सबका नज़र था। मतलब इतना खर्चा करके इतने सारे चीज़ें बनाया गया, सब चीज़ परफेक्ट था, लेकिन वो एक टाइल्स जो नहीं था, सबका ध्यान उस पे गया, और सिर्फ़ ध्यान नहीं गया, सबसे जब रिव्यू लिया गया, सबने उस चीज़ को मेंशन किया। आगे सबने उस चीज़ को बोला कि ये करते तो अच्छा लगता। अच्छा होता। ये, तो संतोष उनके मन में नहीं था, सैटिस्फैक्शन उनको नहीं हुआ, बस उस एक मिसिंग टाइल की वजह से। तो ये मिसिंग टाइल की वजह से जो सिंड्रोम पैदा हुआ उनके अंदर, सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसको नाम रख दिया मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तो इसका अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन यही है कि लाइफ में सब कुछ तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक गोल पूरा करोगे, बोर हो जाओगे, नेक्स्ट और एक गोल चाहिए आपको। ये चलता रहेगा कंटिन्यू टिल द डेथ, पूरा चलता रहेगा अंत तक। तो कोई इसके एंडिंग नहीं है। इसका कोई एंडिंग नहीं है, एंडिंग लूप है, ये चलता रहेगा। तो इसके बीच में अगर आप जर्नी को अगर थोड़ा-सा एन्जॉय करो, जहाँ पे हो एट प्रेज़ेंट में रहो, जर्नी को एन्जॉय करो, है कुछ चीज़ें, कुछ नहीं है, तो फ़ोकस इसमें करना चाहिए कि क्या है, इसमें नहीं कि क्या नहीं है, नहीं। क्या मिसिंग है, क्या है, क्या वो खूबसूरत है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। नहीं है, उस पे भी करना चाहिए, लेकिन उसमें मतलब क्या है, सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, सोच लिए ग्रोथ के लिए, लेकिन वही है, इतना ज़्यादा ना सोच लो कि फिर आप खुशी ना रह पाओ, आपको वही चीज़ सताए, वही मिसिंग टाइल दिमाग में घूमता रहे, ऐसा ना हो। बाकी उसी मिसिंग टाइल के कारण उस सारी चीजों की खूबसूरती बढ़ गई है। हुँ, उसी के कारण वो ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हुँ, जहां ब्लैक एंड व्हाइट हो, व्हाइट इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि सामने ब्लैक का छोटा सा पोर्शन होगा। तो दोनों का अपने जिंदगी में यूजेस है, चाहे कुछ कमी हो या चाहे कुछ बड़ी चीज हो। अगर कमी नहीं होगी तो बड़ी चीज की कीमत नहीं होगी। तो लोग हमेशा बड़ी चीज को छोड़ के कमी को फोकस करते हैं, और ऐसा भी है। हुँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके पास सब होते हुए भी वो इस एक चीज के ऊपर फंसे रहते हैं जो उनके जो पास उनके नहीं है। पास नहीं है। अगर उनके पास होना होता वो चीज हो हुँ, जाता। बट आप ये भी देखो कितने लोगों के पास वो चीजें भी नहीं है जो चीज आपके पास है। तो आप उस मिसिंग टाइल को छोड़ के जो आपके पास इतना सुंदर पूल है उस पे फोकस कर सकते हो। सो जैसे कि मैं आपसे जब भी बात करता हूँ या मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, कुछ भी अगर सजेशन लेना हो, कोई भी अगर मैं लॉजिकली कहीं पे फंसा हूँ तो मैं बिल्कुल बात करता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो एक चीज़ आता है, मैं हमेशा लोगों के एक्सप्रेशन से लोगों को देखता हूँ कि उस उनमें क्या एक्सप्रेशन चल रहा है और वो अभी किस पोजीशन में है। उनके एक्सप्रेशन से ना लोगों के एक्सप्रेशन से ना पता चल जाता है कि वो इंसान अभी किस फेज में है, दुखी है, खुश है, एक्साइटेड है या परेशानी में है। सब चीज़ें ना उनके जो ओवरऑल शक्ल पे एक्सप्रेशन होता है ना उससे पता चल जाता है। लेकिन आप लोगों से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे पता है इनकी जिंदगी में परेशानी चल रही है क्योंकि मुझे आउटर लेवल पे पता है, मुझे कैसे पता चला है। फिर भी इनकी शक्ल में 1% वो चीजें दिखती नहीं है। तो मुझे
बताओ कि आपका एक्सप्रेशन मुझे जज करने में इतना दिक्कत कैसे होता है? तो अब देखो, परेशानी तो होता ही है सबके लाइफ में। और वही मिसिंग टाइल सिंड्रोम को जैसे मैं समझ गया, तो मैं फोकस उसी पे कर लेता हूँ फिर, कि जो है मेरे पास। अब जैसे मेरे लाइफ में परेशानी चल रहा है, लेकिन आप आके बैठे मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं ज़्यादा फोकस आपसे बात करने में लगाता हूँ। तो मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलता। ये तो है। और मेन क्या है इसके पीछे, जैसे जो लोग थोड़े बहुत अवेयर हो जाते हैं, वो ना ऐसे रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे, फट से रिएक्ट नहीं करते। जैसे आप कुछ भी बोल दोगे तो वो ट्रिगर हो गए, तो उनका रिएक्शन बहुत ही बाउंडेड रहता है, कैलकुलेटिव रिएक्शन रहता है उनका। ऐसे लोगों को समझने के लिए, ऐसे लोगों के रिएक्शंस तो आप पकड़ नहीं पाओगे वैसे, क्योंकि वो करते ही नहीं है रिएक्ट, सबसे पहली बात। तो उनको समझना है, तो जैसे इसके लिए मैं आपको एक बार बताया था, इस बारे में एक बार बात हुई थी हम लोगों की, पॉइंट और जोन के बारे में। जैसे अगर मैथमेटिकली एक पॉइंट क्या है पूछा जाए, तो एक पॉइंट होता है स्पेस में, एक लोकेशन, एक पॉइंट जिसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, एकदम एग्जैक्ट। तो ऐसे लोग रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी सिचुएशन पे, जैसे कि उनसे पूछना भी नहीं पड़ता, परेशानी है आके बैठ के चालू कर देगा आपके साथ। अरे यार ऐसा हुआ ओवर वैसा हुआ। तो बस बस अनलोड करने के लिए हाँ, पागल रहते हैं। बस बस बस, तो मतलब आपको ट्रिगर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि इसके लाइफ में कौन सा भसड़ चल रहा है, ये पता करने के लिए वो आके ही अपने सामने खोल देगा पूरा। तो लेकिन कुछ लोग जिनके बारे में हम लोग अभी बोल रहे हैं, वो पॉइंट पे नहीं रहते, उनका एक जोन होता है। तो आपको उनके जोन को समझना पड़ेगा, अगर उनको समझना है तो वो किस टाइप के जोन में रहते हैं। अपने कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे आप देखे होंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या ऐसा कुछ फट से पता नहीं चलता है। आप उनको ट्रिगर भी करोगे, कुछ कोगे, पूछोगे, तो भी वो नहीं बताते, नहीं बताते, नहीं शेयर नहीं बताते। करते। ठीक है, वो मे भी वो चाहते हैं कि खुद से सॉल्व हो जाए, या मे भी चाहते हैं उससे फायदा नहीं है वो करके। अगर ऑलरेडी उनके पास सॉल्यूशन होगा, या तो उनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर उनको लगता है कि आपके पास सॉल्यूशन होगा, तो वो आपको बिल्कुल बताएंगे। लेकिन उनको लगता है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको भी बता के वो बॉदर एकदम नहीं शेयर करेंगे। नहीं करेंगे, जीरो जीरो। तो आपको ना, अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें फिर भी, तो आपको उनके जोन को एनालाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो किस जोन में है। उनके बिहेवियर, जैसे डे टू डे लाइफ में कैसा वो बिहेव करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है थोड़ा बहुत, हर बार जैसे मिलते हैं कैसे वो होता है, क्या बिहेव करता है, बस इतना ही समझ में आएगा। बाकी तो अनलेस वो बंदा खुद से नहीं बताएगा तो कुछ नहीं हो सकता। पॉइंट और जोन। पॉइंट मतलब कोई भी एक सेंटर पॉइंट होता है कि आप किसी के एक्सप्रेशन को देख के ना आप समझ जाओगे कि वो बंदा किस फेज में अभी। लेकिन जोन मतलब होता है एक प्लस माइनस, जैसे उस इंसान का ना एक ऑरा होता है, जैसे +5 या -5, +10, -10, ऐसा एक ऑरा होगा। उसके पूरे डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ रह के उसका क्या बिहेवियर है, रूटीन है, उनका एक्सप्रेशन पैटर्न, उनको बात करने का वे, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी आप उनके जोन को समझ पाओगे। सिर्फ एक पॉइंट की आज ये बंदा परेशानी में है, ये बंदा तो ऐसा एक्सप्रेशन देगा, तो हो सकता है आपको वो एक्सप्रेशन ना ही मिले। तो उनके जोन को समझने के लिए पहले उनके डेली रूटीन को समझना पड़ेगा। उनके डेली रूटीन को समझने के लिए आपको उनके साथ टाइम बितानी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉइंट ओरिएंटेड है, वो कुछ भी भसड़ में फंसे हुए हैं, वो आपके सामने आके सिर्फ अनलोड करना चाहते हैं, अपने बारे में बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन जिनकी जिंदगी में परेशानी चल रही है, उसके बाद भी अगर आपके सामने वो रत्ती भर का एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, तो उनके जोन को आपको समझना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है लिटरली। और आपका कोई क्लोज ऑन है, अगर किसी से आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो आपको तो उनके जोन के बारे में समझना ज़रूरी है। और ये आपको एट द एंड ओवर द टाइम आपको पता भी चल जाता है कि वो बंदा किस क्योंकि जोन का है। वैसे लोग मदद मांगते भी नहीं है ना, वैसे लोग मदद मांगते भी हैं, तो उनकी मदद करना पड़ता है, वो समझना पड़ेगा फिर उनको। तो वही, जिनसे प्यार करते हो, साथ में रहते हो, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते वो जोन समझ में आ जाएगा। जोन समझ में आ जाता है। मैं अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कि जो इंसान अवेयर नहीं है, वो बिना अवेयर के ज़िंदगी से चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में अवेयर होके अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो अपने इम्पल्सिव नेचर को छोड़ के अपने अवेयरनेस के नेचर पे आते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको जब भी देखता हूँ, अवेयरनेस का काइंड ऑफ
मुझे ऐसा लगता है कि आप उस लेवल पे हो, तो आपके लाइफ में ऐसा कब वो टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि ये, उसके बाद आप अवेयर हुए हो? देखो अभी ये एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब से मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चालू किया, अपने आप से सवाल पूछना चालू किया, तब से अवेयरनेस वहीं से चालू हुआ है। तो मेरा ये मानना भी है कि जब से अपने आप से सवाल पूछने लगो, तब से अवेयरनेस चालू होता है। अवेयरनेस का मतलब ही वही है बेसिकली, कि आप जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो पता होना चाहिए आपको। ये नहीं कि बस फ्लो फ्लो में चल रहे हैं बस। जैसे बहुत लोग इम्पल्सिव हम्म। डिसीजन लेते हैं, हाँ वो कोई डिसीजन लेने से पहले सोचते भी नहीं है हाँ कि हाँ। क्या होगा इसका रिजल्ट। हम्म। तो आपको ऐसा, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक अवेयर पर्सन क्या करता है जो इम्पल्सिव पर्सन नहीं करता है? वही, जब से मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना चालू किया, जैसे एग्जैक्ट पॉइंट तो याद नहीं है, बीच बीच की चीज़ें याद है। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट बहुत होता था। मैं कहीं पे भी जाता था तो मेरे को, मैं अलमारी खोलता था, मेरा वार्डरोब खोलता था, और सामने खड़े रहता था और देखता था कौन सा कपड़ा पहनूं। अब मैं यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहता था। जब तैयार होके पार्टी वार्टी में कहीं पे जाना रहता तो वार्डरोब खोलता था और कपड़े बस देखता रहता था, क्या पहनूं, इसके साथ ये मैच होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब एज अ लड़का, बॉयज लोग सबसे जल्दी रेडी होते हैं, लेकिन सबसे लेट मैं रेडी होता था घर पे, क्योंकि मैं अभी तक कपड़े डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं पहनूं कौन सा। तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, ये क्यों, ये ऐसा क्यों। तो फिर मेरे को समझ में आया। तो मैं क्या किया, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। मैंने क्या किया, पार्टी वाले कपड़े एक तरफ, और जैसे कैंपिंग वगैरह में आता हूँ, जैसे जंगल में आता हूँ तो उसके कपड़े एक तरफ, गर्मी के कपड़े एक तरफ, ठंडी के कपड़े एक तरफ, हाफ शर्ट अलग, ये इस टाइप से मैंने सारे को ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज किया। हम्म। तो इस टाइप से जब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो अब जब मैं खोलता हूँ तो मुझे पता है मैं कौन से ओकेजन में जाने वाला हूँ। मेरे को अब हर बार उस मेस के अंदर से ढूंढ के नहीं निकालना पड़ता कि कौन सा चाहिए। मुझे पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, उस ओकेजन के हिसाब से मैं उस सेक्शन में जाता हूँ, उस सेक्शन से मैं वो वाला पीस उठाता हूँ, और बस आई एम रेडी टू गो। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हुआ मेरा। तो ये आया तब जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया था। तो इस तरीके से कई सारे इंसिडेंट ऐसे हैं छोटे छोटे, जिसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ अपने आप से। जैसे घूमते हैं हम लोग, पार्टी वार्टी करते हैं, तो ऐसे तो पार्टी वार्टी जब करते हैं तो हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। फिर देखता हूँ नहीं ठीक है, थोड़ा गुड टाइम आ रहा है, ठीक है ये है, वैसे भी क्या ही करना है। तो उस टाइम में लगता है ठीक है। तो अब इसको मैं आंख बंद करके मैं नहीं कर रहा, इसको मैं जानते हुए, मैं उस चीज को लेके अवेयर होते हुए मैं कर रहा हूँ इस चीज को। मतलब आप अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, बाहर की चीजों में गलती ना ढूंढ के खुद में गलती ढूंढोगे, गलती तो आपको एक्चुअली आंसर मिलेगा। दैट कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस वहीं पे आता है जब आप खुद से क्वेश्चन करना चालू कर देते हो और बाहर के माहौल पे रिलाई नहीं करते हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई भी परेशानी हो रही है, उसकी गलती थी, घर वालों की गलती थी, दोस्त की गलती थी, लाइफ पार्टनर की गलती थी, या सिचुएशन की गलती थी। हर एक इंसान किसी ना किसी चीज पे गलती ढूंढता है। लेकिन जब इंसान अपने खुद पे गलती ढूंढता है, तब वो इंसान अवेयर होता है, क्योंकि खुद से जब क्वेश्चन करने लगोगे ना, आपको आंसर मिलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो दैट कॉल्ड अवेयरनेस। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, डिसीजन। एक्चुअली क्या होता है, हम जिंदगी में पर्टिकुलर डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है, हमारे माइंड के अंदर जो फोल्डर्स है, वो मेसी है। क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक आप समझो, आपके बेड पे पूरे कपड़े ऐसे टाइप से मेसी है, पूरे मेस किए हुए हो आप, पूरे कपड़े इधर उधर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। आपको अभी जाना है पार्टी में, तो आपको वो पार्टी वेयर ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। आपको जाना है किसी ओकेजन में,
तो उस ओकेजन का जो ड्रेस है उसको चूज करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आप जब भी अपना वार्डरोब सजाते हो, एक एक कपड़े को एक एक सेक्शन में रखते हो कि मुझे पार्टी में जाना है तो इस सेक्शन का कपड़ा उठाना है, मुझे विंटर, सामने विंटर है, उस विंटर में अगर कोई कपड़े मुझे ग्रैब करने हैं तो इस सेक्शन से ग्रैब करने हैं, तो आपको वो कपड़ा लेने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम ले लेगा, एकदम मिनिमम टाइम लगेगा। तो आप जब भी अपना वार्डरोब मतलब अपने माइंड के अंदर के जो फोल्डर्स है उसको ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको डिसीजन लेने में इजी होता है। लाइक जैसे मैं कल कहीं बाहर जाने वाला हूँ तो मुझे कपड़े पैक करने हैं, तो आज टुडे अगर मैं सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हूँ, सारे चीज़ों को सेट करता हूँ, तो मैं जब भी कल निकलूँगा कहीं पे बाहर घूमने तो मैं तुरंत सब कुछ चीज़ों को लूँगा, समेटूंगा और तुरंत चल दूंगा। तो पहले आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करो, आपके भाई पहली बार हैबिट में, आपने क्वेश्चन किया, अवेयरनेस वहां से जागा, अब ये आपके हैबिट में आएंगी, आएंगी, अब आपके डे टू डे लाइफ में भी ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो आप क्योंकि छोटी आपने छोटी प्रैक्टिस किया उसको एक बार। आप छोटी छोटी चीजें करते हो तो वो आपके बड़ी चीजों में हेल्प करता है। आप अगर छोटी छोटी चीजों में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, गलती कर रहे हो, तो आप बताओ जब बड़ी चीजें करोगे तो आपसे गलती होगी कि नहीं। अगर छोटी चीजों में गलती कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको बड़ी चीजों में गलती नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करो। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इसी में ही जब मैं अपने आप से क्वेश्चन किया, जब मैं ये चीज़ें किया, तो फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अब इसमें क्या चेंजेस आया। अवेयरनेस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मेरे को समझ में आया कि ये करने के बाद मुझे क्या मिला। मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि जब मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया तो जो डिसीजन मेकिंग में टाइम टेकिंग हो रहा था ना, आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे कोई डिसीजन को लेने में, आप उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे, उतनी ही ज़्यादा फंसोगे। आपके लिए वो डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम टेकिंग करोगे। तो अगर आप उस टाइम को शॉर्ट कर सकते हो पहले से ऑर्गेनाइज्ड होकर, तो आपको डिसीजन लेने में टाइम भी नहीं लगेगा और आप इजीली वो डिसीजन ले सकते हो। मीन्स मेरा पॉइंट वही है कि ये जो टाइम टेकिंग आ रहा है ना डिसीजन लेने में, जितना ज़्यादा समय लोगे कोई भी फैसला लेने में, उतना ही आप ज़्यादा उसमें उलझते जाओगे, फंसते जाओगे। तो ये सिंपल एग्जांपल है ना, सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि आप अगर अपने वार्डरोब को मेसी रख रहे हो, कोई भी कपड़ा अपने अपने जगह पे सेट नहीं है, तो अब जब भी कोई ओकेजन आया है, जब आप भी कोई कपड़ा पहनने जा रहे हो, तो आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा। और एक बार सोचने में फंस गए तो फिर उस लूप में फंसते जाओगे, अब क्या पहनूं, अब क्या पहनूं, कल करूं, डिसीजन में जितना ज्यादा टाइम लगेगा आप उतना ही फंसते जाओगे उसमें। जितना कम टाइम आपको लगे डिसीजन लेने में कोई भी, तो आप कम टाइम में डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप ऑर्गेनाइज्ड हो। तो पहले आप अपने हर चीज को ऑर्गेनाइज करो, चाहे सुबह के बेड को ऑर्गेनाइज करो या रात के जो भी आपका रूटीन हो, जो भी चीजें आप उसको ऑर्गेनाइज करो, आपका टाइम टेकिंग जीरो होने लगेगा। जीरो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम होने लगेगा। होना चाहिए। तो आपका अगर कोई भी चीज पहले से ऑर्गेनाइज हो, आपके दिमाग में हर एक चीज अगर पहले से ऑर्गेनाइज हो कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये बंदा मेरे काम की नहीं है, तो बंदा जो भी बात करेगा उसको आप पर्सनली ना लोगे, ना उसको आप एक्शन में लाओगे। तो अगर आप पहले से ऑर्गेनाइज्ड हो तो आपको डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगेगा। और जिंदगी में जीतता वही है जो डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगाता, और डिसीजन लेने में वही टाइम नहीं लगाता जिसका हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड हो। ये इंसान इस लेवल पे दिख रहा है, लेकिन इस लेवल पे भी इस बंदे को बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आए हैं जिंदगी में, लिटरली बोल रहा हूँ, वो आपको भी आ रहे होंगे। उसमें से एक पर्टिकुलर बहुत ही खतरनाक थॉट है सुसाइडल थॉट। तो इस इंसान को भी वो थॉट आया है। यहाँ पे मेन चीज क्या है पता है, उस थॉट को एग्जिट कर जाना। वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब इंसान गलती करता है या अपनी जिंदगी से एग्जिट कर जाता है, लेकिन उस समय भी इंसान खुद में रह के खुद के डिसीजन पावर को मेंटेन करके भी आज ये इंसान मेरे साथ बैठा हुआ है। तो वो थॉट कब आया और आप उस चीज से एग्जिट कैसे किए? तो वैसे ये थॉट अभी रिसेंटली तो मुझे नहीं आ रहा रिसेंटली हाँ, तो ये जो थॉट है ये बहुत पहले की बात है। जैसे हम लोग डिस्कस किए ही हैं, मतलब बहुत पहले जब कॉलेज, एक्चुअली मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो अटेंडेंस वगैरह मेरे पूरे नहीं होते थे वहाँ पे।
ठीक है, लेट से उठता था, रात भर मेरे इंटरेस्ट की चीज़ों में मैं घुसता था। पहली पहली बार मेरे को इंटरनेट मिला था वहाँ पे, तो मतलब इंटरनेट एक्सेस जैसे मिला तो मैं मेरे पसंद की चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, रात को देर से सो रहा हूँ, सुबह क्लास अटेंड नहीं कर रहा, अटेंडेंस कम हो गया तो एग्जाम में बैठने नहीं मिला। तो एक बार क्या हुआ, वार्डन ने घर में फ़ोन कर दिया, पापा को बहुत कुछ सुनाया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा उस टाइम, मतलब मैं मेरी वजह से मेरे पापा को पहली बार कोई सुना के गया है, और उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। मतलब मेरे को भेजे हैं इतना पैसा खर्चा करके, ये सब करके, मतलब बहुत बुरा लगा मेरे को, मतलब एकदम क्या ही करूँ अब मैं। तो फिर वही था, बारिश का टाइम था, तो अच्छा हम लोग का हॉस्टल बहुत बड़ा था, 10 फ्लोर का था। मैं सीधे छत पे चला गया, ऊपर का जो मेन छत पे जाने का जो गेट लॉक होता है तो वो लॉक था। तो फिर मैं वहाँ पे ऊपर गया, देखा लॉक है, लेकिन साइड में विंडो में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, विंडो ओपन था। तो मैं विंडो से मीटर गया। वो लॉक करने का रीज़न भी था क्योंकि वो मैं जिस कॉलेज में था वहाँ पे ये इंसिडेंट बहुत हुआ है, होता है ऐसा। कॉलेजेस में लोग को ऐसी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो फिर मैं वहाँ गया और एकदम पैर लटका के ऐसे बैठ गया मैं वहाँ पे, और बारिश गिर रहा है वो ऊपर एकदम एज खिड़की के पे। बाजू में। छत छत का जो बाउंड्री होता है ना, जिस हाँ। पे खड़े होते हैं हम लोग, उसके ऊपर बैठ के पैर नीचे लटका दिया। मतलब बस एक पुश की जरूरत थी मेरे को, डेयरिंग देख रहे हो? एक पुश की जरूरत थी और कुछ नहीं। मैं सोच के गया था कि भाई मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही थी ये बातें। उस टाइम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरा रूममेट था, और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे को ढूंढ रहा था। ये बात मेरे को पता चला बाद में, वो बहुत जगह ढूंढा, वो वहां भी आया था छत पे ढूंढने मेरे को, लेकिन लॉक देखकर वो चला गया, यहाँ से नहीं गया होगा। लेकिन वो लॉक को मैं बाईपास करके साइड वाले खिड़की से मैं गया था। तो सिचुएशन ऐसा आया उस टाइम कि बस अब तो खत्म। लेकिन फिर उस टाइम एक बड़ा सिली सा थॉट आया था मेरे दिमाग में। मैं उस टाइम एक सीरीज देख रहा था, और सीरीज का अगला एपिसोड आने वाला था उस टाइम, और ये एकदम सच है, उसका अगला एपिसोड आने वाला था। फिर मैं सोचा कि मैं आज मरूं, अभी तो पापा को तो सुना ही दिया है, बुरा तो मेरे को लगा है, ठीक है, अब तुरंत तो जाना नहीं है, सेमेस्टर खत्म होगा, सेमेस्टर के बाद जाना है। मन बना लिया था कि अब तो कॉलेज भी नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और सीरीज आने वाला है, तो सेमेस्टर खत्म होते तक थोड़ा वेट कर लेते, सीरीज देख लेते वाला, आएगा अगला एपिसोड उसका। वो सोच के फिर मैं वापस आया। फिर मेरा दोस्त मेरे को बहुत चिल्लाया, गाली बका। वो समझ गया था क्योंकि मैं गायब था, ऐसे मैं गायब होता नहीं हूँ। तो फिर वही सीरीज वीरीज आया, सीरीज मैंने देखा, फिर मैं वापस गया। लेकिन इस बार मैं छत पर बैठकर नीचे पैर लटकाने का हिम्मत नहीं किया। इस बार मैं गया तो था छत तक, लेकिन दूर पे ही खड़ा था, बस दूर पे खड़े होके वहां से मैं पलट गया। तो यहाँ पे फिर मेरे को एक चीज समझ में आया कि फर्स्ट टाइम मे भी शायद सिली रीजन से मैं नहीं किया उस चीज को, लेकिन अगली बार जब मैं नहीं किया और मेरे को जो टाइम मिला, उस टाइम में मैं और भी चीजें देखा, देखा। अच्छी बुरी सारी चीजें देखा, मेरे को चीजें समझ में आई। तब मैंने समझा कि ठीक है यार, यही थोड़ी है बस। आज पापा को ज्यादा आवाज सुनने को मिला मेरी वजह से, कल कुछ अच्छा करूंगा मैं भी, शायद वो खुश हो जाएंगे उससे। तो ये यही था, मतलब अल्टीमेटली वही अवेयरनेस का ये भी एक पार्ट था, अवेयरनेस का ये भी एक पार्ट था। मतलब ये मुझे पता नहीं था कि अवेयरनेस है, ये क्या है क्या है, बस मैंने रोक लिया अपने आप को उस टाइम सिली रीजन से। लेकिन रोकने के बाद मेरे को इनफ टाइम मिल गया लाइफ को देखने का, समझने का। फिर मेरे को समझ में आया कि बस यही थोड़ी है चीज। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा ये, इसका कंक्लूजन यही है कि जब भी कुछ ऐसा थॉट आए दिमाग में, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बस कुछ भी करके थोड़ा सा रुक जाओ, चाहे वो सीरीज ही क्यों ना हो। चाहे वो कोई भी रीजन हो, बस थोड़ा सा रुक जाओ। आप थोड़ा सा रुकोगे ना, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ज्यादा ना, आप अपने अवेयरनेस को तो कोसों दूर पार कर चुके होते हैं, दूर दूर तक आपका अवेयरनेस नहीं होता वहां अब पे। आपके लाइफ में कोई चीज चाहिए भी नहीं। हाँ, तो वो लगता है कि बस यही है खत्म। लेकिन थोड़ा सा अगर रुक जाओगे ना आप, 5 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, एक हफ्ते रुक जाओ, आपको दिखने लगेगा चीजें कि बस यही थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तब आप अपने आप डिसीजन वो ले पाओगे। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जब आप लगेगा जिंदगी खत्म होने वाली है, बट एट दैट टाइम यू मस्ट थिंक कि आपको इस जिंदगी में लाने वाले सिर्फ यूनिवर्स नहीं है,
आपके माँ बाप भी है। एक बार सोच लेना कि एक दिन और, एक दिन और तो दूर की बात है, 1 मिनट और, वो जो 1 मिनट का टाइम होता है ना, वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखो बॉस, जिनका पॉडकास्ट सामने आने वाला है, सौरभ भैया, मैं उनसे इस बारे में बात भी कर रहा था कि लाइफ में कुछ तो नहीं रखा है, अब करना क्या है। तो बोलता है भाई जिंदगी है, खेलना जरूरी है। एक बार खेल के तो देखो। आप इमोशनली ये चीजें सोच रहे हो और ये चीजें कर रहे हो, बट ये जिंदगी इमोशन के आउट भी काम करती है। सो बॉस, जिंदगी यहां तक नहीं है, इसके आगे भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो हमको तो बहुत सारी बातें करनी थी, बट लाइट यहाँ पे डाउन हो चुका है और नेचर में आओगे बैठोगे तो समझ में आएगा। अब जैसे बोल रहे थे ना कि 10-15 मिनट फोन के बिना नहीं रहा जा सकता। अब कब से हम लोग बैठे और कब से बातें कर रहे हैं, मतलब हम लोग कितने घंटे हुए, 4-5 घंटे हो गए हाँ। बैठे थे यहाँ पे। हम लोग दोपहर को बैठे थे, अब शाम हो गया, रात हो गया, अब घर जाने का टाइम आ गया है। तो पता नहीं चल रहा एक्चुअली यही क्या है है। नेचर का। देखो, मुझे नेचर से प्यार है, बट मैंने इनके पर्सपेक्टिव से जब देखा नेचर को, हालांकि 100% तो नहीं देख सकता, लेकिन नेचर एक अलग चीज है। तो एक सजेशन जो लास्ट में आप कोई भी बुक हो या कोई भी सजेशन हो, कोई भी थॉट हो, आप कन्वे करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, प्लीज। देखो, अब ऐसे कुछ पर्टिकुलर तो है नहीं, अब सजेशंस डिपेंड करते हैं सिचुएशंस पे। अब कौन किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में उसको वो चीज़ मदद कर सकती, डिपेंड्स आप किस टाइप के सिचुएशन में हो। आप अच्छी हैबिट्स प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। एक बार छोटी छोटी माइक्रो चीज़ों को करना चालू करोगे तो धीरे धीरे वो आपके हैबिट्स में आने लगेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप बस अवेयर होने चाहिए उस काम के लिए कि आप कर क्या रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो उस चीज़ को। आपको कोई चीज करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर अपने रहा आप हूँ, से एक बार क्वेश्चन करना है कि ये क्वेश्चन मैं करना कर है, क्यों रहा हूँ। कर क्यों रहा हूँ। अगर आप अपने आप को आंसर दे पाते हो और सेटिस्फाई आंसर दे पाते हो तो आप रेडी टू गो, आप कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन आपके पास आंसर नहीं है, ऐसा होता है कि आपके पास आंसर नहीं होगा, कई सारी चीज़ों का आंसर मेरे पास भी नहीं है अभी तक। तो वो चीज़ आपको लाइफ में आगे ना आगे मिलेगी, जर्नी है, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। सो आगे कोई फाइनल भी एक बुक हो जो आप सजेस्ट करना चाहोगी कि बुक्स तो हमारे देखो बहुत ऑडियंस। सारे हैं, मैं वही बता रहा था ना, बुक्स तो बहुत सारे हैं। अब कौन सी, मतलब अगर कोई ऐसा ऑडियंस हो जिसको अभी टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा, तो मैं उसको बोलूँगा ईट दैट फ्रॉग, ये वाली फ्रॉग, ईट या दैट फ्रॉग, ये वाली बुक पढ़े। अगर कोई बंदा है जो अपने साइकोलॉजिकल चीज़ों में उलझा हुआ है या लोगों से ठीक से मिलके लोगों से डील नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको कौन सी बुक थी वो, लॉ 48 लॉ करके कुछ एक बुक है वो है। फिर फाइनेंशियल बुक भी है, बहुत सारे, मतलब हज़ारों बुक्स है, नॉलेज भरमार है। मेरा यही कहना है, हज़ारों नॉलेज है, पूरा भरा पड़ा है, लेकिन कुछ आपके काम की नहीं है जब तक आप उसको ढूंढो ना। मतलब जब तक आपको वो चाहिए नहीं, आप कभी भी, गैलीलियो का एक थॉट था कि आप कभी भी किसी को सिखा नहीं सकते, आप सिर्फ उनको बता सकते हैं वो चीज़, सीखना उनको खुद को है। खुद को है। आप पढ़िए कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, आप उनको सीख के रखिए, पढ़ेंगे सीखेंगे, उसके बाद फिर जब वो सिचुएशन आएगा कभी आपके लाइफ में, आप तब उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर थॉट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं ऑडियंस को, मैं खुद अपने में मगन रहता हूँ, मैं खुद अपने में रहता हूँ, तो जब तक लेकिन आप ईट दैट फ्रॉग ये बुक प्रिफर कर सकते हो। और हाँ, ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड है। और एक्चुअली ये सही बात है कि अगर कोई इंसान सीखना ही नहीं चाहता, उसको आप सिखा नहीं सकते, बट आप अगर सीखना चाहोगे तो दुनिया में बहुत कहीं सारी से भी चीजें हैं, नॉलेज मिल सकता है बहुत भाई। बहुत सारी चीजें हैं। पेड़ अभी पौधों से सीख सकते हो, हाँ हाँ, पानी से इससे सीख इससे सकते ज्यादा हो, सीखने वाली कुछ चीजें है भी नहीं। बुक से सीख सकते हो, लोगों से बात करके सीख सकते हो। आप जरूरी नहीं कि बुक ही पढ़ना है, बस आप वो क्वेश्चन एक बार अपने आप से पूछ लो, आप अवेयर रहो, अपने कान को खुले रखो, तो दिमाग आपको को खुला आंसर रखो, तो आपको आंसर कहीं मिलेगा, ना कहीं से तो मिल ही मिलेगा। जाएगा। चाहे नेचर से हो, बुक से हम्म, हो, या किसी इंसान से बात करने में हो, जो भी आंसर आपको चाहिए होता है ना, वो आंसर आपको कहीं ना किसी सिचुएशन से मिल जाता है। लेकिन हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे, लेकिन अभी बहुत डार्क हो हाँ, चुका है। आज बट तो निकलते नेक्स्ट हैं। सेशन में उम्मीद करूंगा, मेरे टैब में पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी है। इनकी जब बेटी हुई थी, विद इन 6 मंथ
ये अपने बेटी को लेके कहाँ नेचर में जाके हैमक में बैठे हुए हैं। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक चीज ही है, अलग कुछ नहीं है। सबसे मेन क्वेश्चन ये आज का होता मेरा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इमोशनल इंटाइटी नहीं है। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें हम लोग बात करें। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग अस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्दी से जल्दी आए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो पे।